गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सब कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, हम लोगों ने 11th का जो पोर्शन था, जो इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन में जो टॉपिक था कॉन्सेंट्रेशन, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को क्लियर कर लिया है और हम लोग सॉल्युबिलिटी शुरू कर चुके हैं। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोग स्टडी कर रहे थे बाबू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, है ना। उसको हम लोगों ने डिफाइन भी कर लिया था। अब सवाल ये है ना बाबू कि जब हम लोग किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में अगर हम डालेंगे, ध्यान रखिएगा, समझिएगा आप लोग, पॉइंट पे आ जाइए। जब किसी सॉलिड को हम लोग किसी लिक्विड में डालेंगे, ध्यान रखिएगा, लिक्विड में, ठीक है, तो सबसे पहला बात तो यहां पर एक है ना बाबू कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड के पार्टिकल्स तो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, डू यू नो, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स एकदम बिल्कुल 100% क्लोजली पैक्ड होता है। अब सवाल ये है ना बाबू कि जो पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड है, समझिएगा, तो भाई अगर इसको हम वाटर में डालेंगे तो वाटर के तो पार्टिकल्स तो थोड़ा सा गैप रखते हैं, है ना। अब गैप है तो ये गैप है तो भाई कैसे डिसोल्व होगा? इसको डालेंगे तो एकदम जाके इतना ही रह जाएगा, तो सोल्यूबल नहीं हुआ। सोल्यूबल होने का मतलब क्या है कि ये सारे पार्टिकल्स जाकर इसमें डिसोल्व हो जाए। डिसोल्व होने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ए वाला जो है इसे इसमें डाले हम, ठीक है ना, और डाले तो क्या हुआ, सब जाके एक ही जगह ऐसे ऐसे आ गया, ये पूरा सॉलिड यहाँ पे आ गया। बताइए, इसको सॉल्युबल बोलेंगे? जी नहीं, ये सॉल्युबल नहीं है, यहाँ पे आराम से एक ही जगह, सॉल्युबल नहीं है। अब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 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 सारे पार्टिकल्स इधर उधर फैल गए, है ना। तो ये सारे पार्टिकल्स जो है, ये वाला जो पार्टिकल्स, रेड वाला पार्टिकल्स जो है ना, रेड वाला सॉलिड है, रेड वाला क्या है, सॉलिड है, और ये लिक्विड है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, वो सॉल्युबल है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब सवाल यहां पर ये है कि सॉलिड सॉलिड हम कहते हैं किसको है, जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो। और बताओ क्लोजली पैक्ड क्यों होता है? पता है आप लोगों को सॉलिड जो है वो क्लोजली पैक्ड क्यों होता है? क्योंकि बाबू इसके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है बाबू। दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इससे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। अगर इन दो पार्टिकल्स से हम पार्टिसिपेट किए हैं, ए एंड बी, अगर आप चाहते हैं कि किसी लिक्विड में इसको डिसॉल्व करें तो क्या करना होगा, ये दोनों पार्टिकल्स जैसे ही लिक्विड में डालें अलग अलग ब्रेक हो जाए, तब हम बोले कि नहीं ये लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, दिस पार्टिकल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड, दिस सॉलिड इज सॉल्युबल इन लिक्विड, है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कब? जब ब्रेक हो जाएगा तब। तो भाई इसको ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी लगता है ना, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट, ब्रेक, है ना, द पार्टिकल्स फ्रॉम सॉलिड, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। फिर से मैं समझाना चाहूंगा, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, जैसे मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है ना, NaCl इज सॉलिड, समझिएगा, NaCl इज सॉलिड। अब NaCl सॉलिड है बाबू, इसको डालेंगे किसमें बाबू? हम लोग लिक्विड में। कहां डालेंगे? लिक्विड में डालेंगे। भाई जब इसको लिक्विड में डालेंगे हम लोग, तो भाई लिक्विड में डालेंगे तो NaCl गया और लिक्विड में, लिक्विड है हम डाल दिया, अंदर NaCl वैसे ही रह गया, तो क्या इसको आप सोल्यूबल बोलेंगे? जी नहीं। सोल्यूबल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे Na हो जाए, यहाँ पे Cl हो जाए, इधर Na, माने सारे पार्टिकल्स जो है अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबल, है ना। तो भाई इस सोल्यूबल होने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको NaCl ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो NaCl अपने पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जब NaCl अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे मेरे साथियों, समझिएगा, NaCl जब अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे, भाई ऐसे ही कोई ब्रेक हो जाएगा? बताइए। तो ब्रेक होने में जो एनर्जी लगेगा ना, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब ये तो अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे लिक्विड है, क्या है बाबू? लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, है ना। तो अब दूसरा एनर्जी लगेगा यहां से, जो इसको इसमें डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा? डिसॉल्व बोलेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रेशन एनर्जी। और जब एनर्जी यहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जैसे ही आयन जो इसमें जाता है ना, तो ये एनर्जी रिलीज होता है, इस रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं समझिएगा।
फिर से हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं बाबू? लैटिस एनर्जी का काम क्या है समझिएगा बाबू। लैटिस एनर्जी का काम क्या है? ब्रेक इनटू आयंस, ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है, और पार्टिकल्स। सब कुछ आयन थोड़ा ना टूट सकता है ना, पार्टिकल्स। बाय लैटिस एनर्जी का काम यह है कि वो अपने आयनों में क्या करेगा? वो ब्रेक करेगा। जब जैसे ही आयंस बनेंगे, ये जो आयंस और पार्टिकल्स बनेगा इसको हम लोग डाल देंगे H2 में। H2 में डालेंगे तो नहीं ब्रेक होगा। ये जैसे ही H2 में डिसोल्व होगा ना तो यहां से एक अलग एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी का काम क्या है? इसको इसमें डिसोल्व करना। अगर ये कम बाबू, अगर ये कम मतलब इसमें सोल्यूबल हुआ, कौन? आयंस या पार्टिकल्स, तो कम एनर्जी निकलेगा। अगर ज्यादा सोल्यूबल हुआ तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। बस यही समझना है। तो मतलब साफ है बाबू, लैटिस एनर्जी आयंस या पार्टिकल से ब्रेक होगा और जैसे ही पार्टिकल्स वाटर में जाकर डिसोल्व होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह पार्टिकल्स जाके वाटर में डिसोल्व होगा तो एक यहां से एनर्जी रिलीज होगा। अब बाबू सवाल यह है कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, समझ गए ना? एनर्जी अगर कम रिलीज हुआ, लेस रिलीज हुआ, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुआ है, कहां से? जब आयंस को इसमें डाला गया, ठीक है ना? तो कम एनर्जी मतलब कम आयंस सोल्यूबल हुआ, कंप्लीटली सोल्यूबल हुआ नहीं। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ तो ज्यादा सोल्यूबल हुआ। मेरे प्यारे साथियों, बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। मतलब जब किसी चीज को आप सोल्यूबल करें तो वो ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज होना चाहिए, है ना? तो बाबू हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैटिस एनर्जी का काम सिर्फ आयन से ब्रेक करना है, ठीक है? और हाइड्रेशन एनर्जी का काम क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी यह रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा सॉल्यूट या कौन सा आयन, कौन सा पार्टिकल्स कितना सॉल्यूबल है ना? तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे? लैटिस एनर्जी से। अगर बाबू हाइड्रेशन एनर्जी जितना लो है, सॉल्युबिलिटी तो उतना ही कम हुआ ना। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से पकड़िए, ठीक है? तो आइए सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी, है ना? लिखा जाए, लैटिस एनर्जी लिख के डैश दीजिए बाबू, लैटिस एनर्जी लिख के डैश दीजिए, लिखिए the energy the energy which required the energy which required to separate 1 mole of solute, separate 1 mole of solute, 1 mole of solute is known as lattice energy, is known as lattice energy, is known as lattice energy। लिखा आप लोगों ने? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? कहता है बाबू, चलिए लैटिस एनर्जी लिख लिए। अब नीचे लिखिए, उसी में लिखिए, लैटिस एनर्जी में ही लिखिएगा। इट इज इंडोथर्मिक, इट इज इंडोथर्मिक, इट इज इंडोथर्मिक। मैं समझाऊंगा कि इंडोथर्मिक कैसे है, ठीक है ना? इट इज इंडोथर्मिक, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए उसके नीचे लिखिए बाबू, हाइड्रेशन एनर्जी लिख के डैश दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी लिख के डैश दीजिए आप लोग, हाइड्रेशन एनर्जी लिख के डैश दिया आप लोगों ने, हाइड्रेशन एनर्जी लिखिएगा। the energy which release when separate ions get hydrated, when separate ions get hydrated is called hydration energy, is called hydration energy। स्टार देख लिखिएगा बाबू, स्टार देख लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। ओहो एक मिनट, हाइड्रेशन एनर्जी में लिखिए, इट इज एक्सोथर्मिक, हाइड्रेशन एनर्जी में लिख लीजिएगा, इट इज
एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक। अब स्टार देख लिखिए, स्टार देख लिखिए, लिखा जाए देखिए, फॉर मोर सॉल्युबिलिटी, फॉर मोर सॉल्युबिलिटी, फॉर मोर सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी is always more than lattice energy. Hydration energy is always more than lattice energy. Hydration energy is always more than lattice energy. Lattice energy लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अच्छे से बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए समझते हैं हम लोग अब। बाबू देखिए इधर, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो आप अच्छे से एक पॉइंट को याद रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए किसको से बाबू, लैटिस एनर्जी से, है ना। लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए तब जाके कोई सॉल्युबल होगा अच्छे से। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गया और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, है ना बाबू, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए। और मैं एक बार फिर आपको कंप्लीट कर देता हूं, समझा देता हूं, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए बाबू, कुछ सब्सटेंस है NaCl, एग्जांपल मेरा NaCl फिर से है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। NaCl कुछ सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है, और इस सॉलिड को जो है हम लोग किसी लिक्विड में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, H2 में डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर से समझिएगा कि इस NaCl का जो पार्टिकल्स जो है वो काफी क्लोज पैकिंग बनाए हुए हैं, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ NaCl आर वेरी क्लोज पैक्ड, बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग बनाए हुए हैं। और इसको जो है ना H2O में डिजोल्व किया गया है। किसमें डिजोल्व किया गया है, H2O में डिजोल्व किया गया है, H2O में डिजोल्व किया गया है NaCl को। तो सबसे पहले ही ब्रेक होना चाहिए, इसके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ना चाहिए, इतने कम से कम डिस्टेंस पर आने चाहिए, कम से कम, ठीक है ना। अब बाबू तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, बताइए क्या करना होगा, इसको आयन से ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। तो ब्रेक जैसे ही NaCl को हम वाटर में डाल दें तो अपने आयन से ब्रेक हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। द एनर्जी विच ब्रेक इनटू आयंस दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब इस लैटिस एनर्जी में एक पॉइंट लिखाए थे हम, इट इज इंडोथर्मिक। व्हाट इज इंडोथर्मिक, डू यू नो इंडोथर्मिक, जिसको हम लोग हीट देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, है ना। हीट रिलीज नहीं करता, हीट गेन करता है ना, इन्वॉल्व करता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग हीट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक, और जो हीट रिलीज करता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इंडोथर्मिक समझ लें। तो ये आपने समझा लैटिस एनर्जी क्या है। अब समझिए दूसरा एग्जांपल से। अब हम आपको समझाना चाहते हैं बाबू लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी मेरे प्यारे साथियों, सॉरी इंडोथर्मिक क्यों है लैटिस एनर्जी, इससे शुगर है। बताओ मेरे साथियों, शुगर चीनी, तो चीनी जो है हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, डालते हैं बाबू। तो मान लीजिए बाबू कि हमारे पास 1 लीटर है वाटर, और आप जानते हैं कि हमारे घर में कितना चीनी होगा, 250 ग्राम, हमेशा की तरह। अभी तक हमारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं आए हैं, बस उतना ही है, पानी भी उतना है और शुगर भी उतना ही पड़ा हुआ है अभी तक, हम तो भाई समझ ही रहे हैं। अब इसको इसमें डिजोल्व कर दिया हमने, चलो आराम से डिजोल्व हो गया। अब 250 ग्राम से इसको हम 2.5 kg कर दिए, ठीक है ना, और वाटर का अमाउंट वही है बाबू। अब बताइए क्या डिजोल्व हो जाएगा, क्या डिजोल्व होगा, नहीं होगा। इसको डिजोल्व होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं। बताइए हम लोग को हीट क्यों देना पड़ता है, पता है आप लोगों को, क्योंकि बाबू इतना ज्यादा शुगर है ना कि इसका लैटिस एनर्जी कम हो जाता है। शुगर ज्यादा है और वाटर कम है, तो अगर ज्यादा वाटर रहता तो जल्दी ब्रेक होता, कौन, शुगर, है ना, और वाटर कम है तो इसका एनर्जी कम जाता है, समझ गए ना। और यही कारण है बाबू कि हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। जैसे रसगुल्ले का जो रस बनाया जाता है, शीरा जो हम लोग बोलते हैं, वो ऐसे ही बनाया जाता है,
वाटर का अमाउंट कम रहता है और शुगर ज़्यादा रहता है, और उसको हीट देके आप देखते होंगे, है ना, जो लोग मिठाई बनाते हैं वो बनाते हैं इस चीज़ को, तो वो हीट देके क्या करते हैं, उसको मैम पूरा मिक्स कर देते हैं अच्छे से, हम लोग को पता ही नहीं लगता कि उसमें चीनी डाला होगा, जानते हैं स्वाद से अलग चीज़ है। तो बाबू अब अच्छे से ध्यान रखिए कि हम लोग हीट क्यों देते हैं। हीट देते हैं उसको डिजोल्व अच्छे से होने के लिए, और अच्छे से डिजोल्व होगा कब पता है आपको, जब कोई सब्सटेंस कंप्लीटली अपने आयंस में, अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा तब। अगर मान लो कोई सब्सटेंस जो है अपने पार्टिकल्स में कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ, कोई सब्सटेंस जो है अपने पार्टिकल्स में कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ मेरे साथियों, तो क्या इसको आप कह सकते हैं कि सॉल्युबल है? नहीं, इट इज नॉट सॉल्युबल। इसको कंप्लीट ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हम हीट देंगे। पता हीट देने जानते हैं क्या होता है, इसका लैटिस एनर्जी बढ़ जाता है, और लैटिस एनर्जी बढ़ने से पता है ना क्या होगा आपको, आप लोगों को, कि एकदम इसके पार्टिकल्स जो है दूर दूर हो जाएंगे, है ना, बहुत जल्दी ब्रेक होगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा, कौन सा एनर्जी, लैटिस एनर्जी, उतना ज्यादा पार्टिकल्स क्या होगा, ब्रेक होगा। और लैटिस एनर्जी जब किसी का घट जाता है तो पार्टिकल्स ब्रेक नहीं हो पाता है, और जब पार्टिकल्स ब्रेक नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, और जब सॉल्युबल नहीं होगा मेरे साथियों तो गलत हो जाएगा ना। तो सॉल्युबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से उसको हीट देते हैं, और जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, ध्यान रखिएगा बाबू, जैसे ही हम लोग हीट देते हैं तो उसका लैटिस एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब उसका लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, जब उसका लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ने लगेगा और वो आराम से सॉल्युबल हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं, लैटिस एनर्जी इज एनर्जी विच ब्रेक इनटू आयंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सिंपल बात है। बट किसी किसी सब्सटेंस का जब लैटिस एनर्जी कम जाता है तो अलग से हीट देते हैं, फिर से अलग से हीट देते हैं, अलग से हीट देते हैं। भाई जिसको हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। जिसको हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। अब मेरा सवाल है, समझिएगा आप लोग, फिर समझिएगा कि अब हम जो है ना एक सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, उसका हम लिख लिए थे ना, एक सब्सटेंस लेते हैं NaNO3 KNO3 Na2SO4, है ना, ये सब जानते हैं क्या ले रहे हैं आप लोग, पता है ये सब क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये सब आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट है बाबू, सारे आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट है और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं, ये सल्फेट आयन है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है वाटर में, आपको पता होना चाहिए, है ना। आप डिटर्जेंट के बारे में पढ़े होंगे कि सल्फेट आयन उसमें रहता है डिटर्जेंट में, तो जाकर उसको ठीक करता है, किसको, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इस सबको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, अब जो है ना ये लोग जो है ना, अगर इसको हम वाटर में डालें, कहाँ डालें बाबू, वाटर में, और ये हम बता दे रहे हैं पहले आपको कि ये सब इंडोथर्मिक सब्सटेंस है, समझते हैं इंडोथर्मिक सब्सटेंस, इनको हम लोग क्या देंगे, हीट देंगे तब जाके ही ब्रेक होगा। अब बताइए, तो इंडोथर्मिक सब्सटेंस को जब तक हम लोग हीट नहीं देंगे तब तक कभी ब्रेक होवे नहीं करेगा, कि होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस एक्सोथर्मिक है, समझते हैं एक्सोथर्मिक, चुनना, आज हमारा साइंस काफी डेवलप हो चुका है और आज हम अपने घर को कई तरीके से पेंट करते हैं, नहीं आज तो मतलब कहिए ना कि मतलब कैसे कैसे पेंट के तरीके आ गए हैं कि मत कहिए। लेकिन एक समय था, एक जमाना था कि चूना को हम लोग चल में डालते थे, उसको फिर मिस्त्री जी मिक्स करके चूना से ही, और उसमें नील डालते थे, नील, बहुत से तो जानते भी नहीं होंगे कि नील क्या होता है, उजाला, हमारे जमाने में उजाला हुआ था, ड्रेस पर उजाला जाता था, अब शायद बहुत कम यूज होता है। तो भाई उस समय ना नील डाला जाता था, समझ गया ना, तो नील डाल के इसको से घर पेंट करते थे, बहुत सुंदर लगता था। लेकिन आज हमारे पास इतने सारे कलर हैं कि व्हाइट कौन पूछ रहा है, लोग समझते हैं कि व्हाइट ज्यादा गंदा होगा, लेकिन एक जमाने में व्हाइट ही सबसे बेहतर था और एक जमाने में तक सबसे बेहतर रहेगा व्हाइट। तो भाई मैं बता रहा, थोड़ी उसको क्या नाम देना आपको है, CaO। आप जानते हैं इसको जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, आपको पता होगा क्या होगा, यहाँ से हीट रिलीज होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मार्केट से आप चूना लाइएगा, या आपके घर में भगवान न करे अगर कोई खैनी वगैरह खाते हैं तो उनसे पूछिएगा कि थोड़ा सा चूना दीजिए, तो उनके पास जो चूना होगा तो मतलब मिक्स होगा ना, ड्राई चूना मंगवाइएगा, ड्राई चूना उनसे जो खैनी खाते हैं, तो ड्राई चूना लीजिएगा, और ड्राई चूना लेके उसको जैसे ही वाटर में डालेगा तो पता लगा कि हीट रिलीज होना शुरू हो गया है। तो बाबू जब हीट रिलीज होगा ना, बताइए क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक, है ना। तो अब हम यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जब जो इंडोथर्मिक है उसको हम लोग हीट देंगे और जो एक्सोथर्मिक है उसको हम हीट नहीं देंगे। बता, एक्सोथर्मिक को हम लोग हीट क्यों नहीं देंगे, जब CaO को जब बॉटम डालेंगे तो हम हीट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो
भाई हाइड्रेशन फिर से आ गया, हाइड्रेशन। तो बताइए हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन का डिफिनेशन क्या है पता है आप लोगों को? द एनर्जी विच रिलीज, द एनर्जी विच रिलीज। अब बताइए, वो कहीं रहा है कि एनर्जी रिलीज होगा। कब एनर्जी रिलीज होगा? व्हेन, है ना, व्हेन सेपरेटेड आयंस, जो आयंस आप लोगों ने सेपरेट किया है Na+Cl-, किससे सेपरेट किया है? लैटिस एनर्जी से। जो आयन आपने सेपरेट किया है, और जब ये आयंस जो है वाटर में जाते हैं, सेपरेटेड आयंस गेट हाइड्रेटेड, है ना। जैसे ही वाटर में जाते हैं बाबू, वैसे ही एक एनर्जी रिलीज हो जाता है। अब बताइए, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई यहीं पे प्रूफ हो गया। तो हाइड्रेशन एनर्जी का डिफिनेशन खुद कह रहा है कि हम क्या हैं, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हमारे अंदर से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए बाबू कि CaO क्या हुआ, CO में क्या है, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है, तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इतना हाइड्रेशन एनर्जी है कि अपने से एनर्जी मतलब हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, लेकिन इन लोगों को हमको हीट देना होगा। तो किसी पदार्थ को हीट देना पड़ता है, और किसी पदार्थ को डालने से हीट बाहर निकलता है। तो जिसको हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, जिससे हीट बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब सवाल ये नहीं, सवाल ये है ना बाबू कि इंडोथर्मिक को अगर टेम्परेचर नहीं दिया जाए, हीट नहीं दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करवाया जाए, किसमें, इंडोथर्मिक में, तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम टेम्परेचर नहीं दें इंडोथर्मिक को, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल घट जाएगा। अगर टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई एक्सोथर्मिक है, पूछिए बाबू, एक्सोथर्मिक है, इसको हम हीट देंगे, कहाँ हीट देंगे, हीट जल्दी घुल भी नहीं करेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास हीट अंदर है, इंटरनल हीट है इसके पास, समझ गए ना। तो बाबू एक्सोथर्मिक को हम लोग हीट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसलिए आप लोग अच्छे से इस पॉइंट को कवर कर लीजिए, ठीक है ना। तो बाबू हम ये बता रहे थे कि लैटिस एनर्जी जो है इंडोथर्मिक है, मतलब लैटिस एनर्जी में हम लोगों को हीट देना पड़ता है, और हाइड्रेशन एनर्जी से हीट क्या होता है, रिलीज होता है, समझ गए ना। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सॉल्युबल होने के लिए लैटिस एनर्जी नहीं बल्कि हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। लैटिस एनर्जी का काम तो अपने आयन से ब्रेक करना है, उसको पार्टिकल से ब्रेक करना है, ठीक है ना। अब मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस ए है, ए को पूरा पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, ए को पार्टिकल से ब्रेक किया, तो कौन सा एनर्जी लगा बाबू, लैटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी लगा, लैटिस एनर्जी। ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर है, आपको पता है ना, नॉन पोलर है। अब बताइए, नॉन पोलर है और वाटर क्या है, पोलर है। बताओ कभी डिसॉल्व होगा? हम बता चुके हैं आप लोगों को कि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, है ना, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। तो ये दोनों कभी कभी मतलब सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो बस यही तो आपको समझाना है हम लोगों को कि पार्टिकल्स में ब्रेक करने से कुछ नहीं होता है। जब पार्टिकल्स को वाटर में डालेंगे तो वाटर से एक एनर्जी रिलीज होना चाहिए, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा मतलब सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। तो नीचे बाबू आप लोग फिर से स्टार देखिए, एक पॉइंट लिखिए। ये प्रूफ हो गया कि लैटिस एनर्जी इंडोथर्मिक होता है और हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। नीचे स्टार देके लिखिए, लिखा है solubility decreases to rise temperature, solubility decreases to rise temperature in exothermic, solubility decreases to rise temperature in exothermic। बाबू ध्यान रखिएगा, ये एक्सोथर्मिक हम लोग टेम्परेचर देते नहीं हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल तो यही रहेगा एक्सोथर्मिक का, है ना। CaO इस एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, CaCO3, है ना। चलिए CaSO4 भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। फिर लिखिए नीचे, उसके नीचे फिर स्टार लिखिए solubility increases to rise temperature in endothermic, solubility increases to rise temperature
टेम्परेचर, राइज टेम्परेचर इन इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो हमने आपको पढ़ाया बाबू लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी विथ रिलेटेड एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, है ना। किसको हम टेम्परेचर देंगे, किसको टेम्परेचर नहीं देंगे, देंगे तो क्यों देंगे, देने से क्या होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो आइए एक टॉपिक लिखे जाए, न्यू टॉपिक लिखे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग अफेक्टिंग factors affecting factors affecting solubility of, factors affecting solubility of solids in liquid, solubility of solids in liquid, solubility of solids in liquid। जी हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं जब हम लोग किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अगर कोई सॉलिड है और उसको हम लोग लिक्विड में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप तो जान ही रहे हैं, मैं सब कुछ बता चुका हूं, बस उसको रिटर्न कराना है हमको। लिखा जाए, देयर आर मेनली थ्री रीजंस, देयर आर mainly three regions, there are mainly three regions, है ना। आगे लिख सकते हैं आप फैक्टर इफेक्ट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। लिखिएगा फर्स्ट नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैं सारा पॉइंट आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, इसमें लिखिए when the nature of solute and solvent are different, when the nature of solute and solvent are different, then it is insoluble, then it is insoluble, है ना बाबू। सिंपल बात यही है कि अगर नेचर अगर डिफरेंट है, जैसे हम पोलर हैं और कोई नॉन पोलर है, तो कैसे सोल्यूबल होगा। हम में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। देखो बाबू, हम में भी 1000 प्रॉपर्टीज है, आप में भी 1000 प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हमारा और कुछ प्रॉपर्टीज आपका भी मैच होना चाहिए। अगर 100% पर मैच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे मिक्स हो जाएंगे ना कि मतलब कोई ताकत हम लोग को अलग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर पूरा का 100% है तो अलग तो कर ही सकते हैं, केमिकल प्रोसेस है अलग करने के, बट हम लोग अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगे। नहीं कब, जब 100% है तो। लेकिन अगर मान लें कि 50% भी है, 25% भी है, 10% भी है, 1% भी है ना, तो हम सोल्यूबल हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज मैच होना बहुत जरूरी है ना। तो उसको नेचर बोलते हैं, नेचर। हमारा नेचर और आपका नेचर अगर मैच कर रहा है तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, मित्रता बना सकते हैं। बट अगर नेचर मैच नहीं कर रहा है तो फिर कैसे सोल्यूबल होंगे, नहीं होंगे। इसलिए नेचर का मैच होना बहुत जरूरी है ना। उसी में लिखिएगा, शुरू कीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा, शुरू कीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड लिखा जाए। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बंद कर दीजिएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बंद कर दिए उसको। लिखिए, इट मीन्स when two substances लिखिएगा, when two substances have similar properties, then easily dissolve each other, लिखिए बाबू, then easily dissolve each other। मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मतलब हम लोग का प्रॉपर्टी समान हो, है ना, इक्वल हो, तो हम लोग आराम से सॉल्वेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए।
जान रहे क्या, तो सब जान रहे हैं, मैं सारा समझा चुका हूं आप लोगों को। मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि आप लोगों को 100% समझ में आएगा। देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहाँ हुई बच्चों को, न्यूमेरिकल बनाने में क्यों हुई है। अच्छा बताओ कि 12 क्लास का न्यूमेरिकल था, नहीं सारा न्यूमेरिकल 11 क्लास का था। जी हाँ 11 क्लास के टाइट्रेशन से न्यूमेरिकल था। बच्चे 11 नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूं, आपको वहां पढ़ के आना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ाया उसको। अब भाई अचानक से तो दिक्कत तो होगा ना, आप जहां पढ़ा था वहां पढ़वे नहीं किए तो प्रॉब्लम तो होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ाया उसको, और आप लोग एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, एक दो बार करिएगा ठीक हो जाएगा। चलिए अब समझिए हमें पॉइंट। तो मैं बता रहा था कि एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखिए NaCl and H2O both are polar compound. NaCl and H2O both are polar compound. NaCl and H2O both are polar compound. Both are polar compound. Both are polar compound. So easily dissolve. So easily dissolve NaCl in H2O. So easily dissolve NaCl in H2O, है ना भाई। अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो आराम से डिजोल्व हो सकता है। सेकंड लिखिएगा, तो पहला क्या था बाबू, इफेक्ट का पहला फैक्टर क्या था, नेचर। सबसे बड़ा फैक्टर है नेचर। देखिए दुनिया का कोई सब्सटेंस, हमारे पास दो सब्सटेंस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज अगर इसके प्रॉपर्टी से मैच नहीं हुआ तो कितनों कुछ कर लीजिए आप, जैसे भी से चाप दीजिए दोनों पट्टी से, लेकिन कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन अगर दोनों का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है तो भाई आप कितनों दूर रखिए, आराम से भूल जाएगा। सिंपल बात यही है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड लिक्विड ऐसे के लिए, कोई कुछ रहे दुनिया कोई सब्सटेंस किस सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, ये रूल सब पर लागू होते हैं, ठीक है ना। बट हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिखा है सेकंड टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। लिखिए सेकंड टेम्परेचर, लिखिए solubility increases to rise the temperature because lattice energy increases and the particles of solute easily separated then dissolve easily। अब सिंपल बात है बाबू, कोई सॉलिड है, क्या है बाबू, कोई सॉलिड है, तो सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स को समझ ही रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल क्लोज हो रहते हैं, बीच में स्पेस बहुत कम रहता है। और लिक्विड सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जिसके पास स्पेस ज्यादा रहता है। जी हाँ, अब इतना भी ज्यादा स्पेस नहीं रहता है इसको आप पुश कर सकें, इसको आप पुश नहीं कर सकते हैं बाबू। अगले पॉइंट में विचार करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सॉलिड है इसको अगर इसको डालना है तो क्या करना होगा, इसका पार्टिकल्स के बीच के गैप को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और गैप कौन बढ़ाता है बाबू, लैटिस एनर्जी इसको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। अब अगर इसके पास लैटिस एनर्जी कम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हिट कर देते हैं। हिट करने से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और जल्दी डिजोल्व हो जाएगा इसमें, है ना। तो बस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा क्या, सॉल्युबिलिटी। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, सॉलिड, वहां पे सॉल्वेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए। सॉलिड क्या होना चाहिए, सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा। और सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, लिक्विड। एक कंडीशन है उसमें, पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा बाबू, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए प्रेशर। प्रेशर लिखिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। डायरेक्ट लिखिए उसमें, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ
pressure, because solid and liquid both are non-compressible, because solid and liquid both are non-compressible. कंप्रेसिबल समझते हैं ना, प्रेस उसको हम लोग पुश नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, अनकंप्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल जो भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, प्रेशर के बारे में बात हो रहा है। अब जानते हैं प्रेशर देने से क्या होता है? आप तो खूब जानते होंगे, पापा पर प्रेशर देते हैं कभी कभी, तो पापा वाला प्रेशर नहीं, पापा वाला प्रेशर नहीं, पापा देते हैं प्रेशर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर दूसरा। यहां देखिए, ये कोई पार्टिकल्स है, ये सॉलिड का ही पार्टिकल्स, आपको जूम करके दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना, ये सॉलिड का ही पार्टिकल्स है जिसको आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। या कोई ऐसा पार्टिकल्स है जो बहुत सॉफ्ट है, सॉलिड का पार्टिकल्स, वो समझिए आप। अब सवाल ये है ना बाबू कि सॉलिड को हम प्रेशराइज कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है, सॉलिड पर प्रेशर अप्लाई होता ही नहीं है। क्यों? अगर अप्लाई करते तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल्स कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, नहीं होता है, तो प्रेस करने से क्या फायदा हो, बीच में स्पेस ही नहीं है। तो हाँ, स्पेस रहे तो उसको हम प्रेशराइज करें तो ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, चैप्टर क्या पढ़ना है 12th क्लास में, सॉलिड स्टेट। सॉल्यूशन से पहले अगर आपके पास बुक होगा तो सॉल्यूशन से पहले एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही शुरू किया है। जब लोग सॉलिड स्टेट पढ़िएगा तो उसमें आप जानते क्या मिलेगा कि नहीं, सॉलिड में भी स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, तो वहाँ की बातें वहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये इतना ही जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, और जब स्पेस कम रहेगा तो इसको हम पुश नहीं कर सकते हैं। जब पुश ही नहीं करें तो प्रेशर से क्या फायदा है? तो सॉलिड ही नहीं, लिक्विड को भी आप पुश नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब सॉलिड और लिक्विड दोनों को पुश नहीं करेगा तो प्रेशर देने से कोई फायदा ही नहीं है, पुश हो ही नहीं रहा है, समझ गए ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, तो भाई बात हो गई जो मैंने रूल के अनुसार है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि अगर मान लो कि प्रेशराइज होता, इसीलिए हमने गैप लेके बनाया, ठीक है ना, ये समझाने के लिए। अगर मान लो कि प्रेशराइज होता, अगर इसको हम प्रेशर देते तो पार्टिकल सटता, क्लोज और होता, ठीक है, तो बता सकते हैं आप लोग सॉलिबिलिटी बढ़ती या घट जाती? सॉलिड की घट जाती, बिल्कुल सही, घट जाता, क्योंकि एक तो सॉलिड के पार्टिकल्स पहले से ही क्लोज होते हैं, और अगर इस पर प्रेशर अप्लाई हो जाता, ऐसा होता नहीं है, अगर हो जाता तो और पार्टिकल्स क्लोज हो जाते, और जब पार्टिकल ज्यादा क्लोज हो जाते तो इसको ब्रेक करने के लिए हायर लैटिस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती, जो हमारे पास नहीं था। अब ब्रेक होगा नहीं करता कि उतना लैटिस एनर्जी हमारे पास है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, तो भाई कैसे ब्रेक होगा? इसीलिए प्रेशर इसमें अप्लाई होता ही नहीं है। अगर होता तो और मजा आ जाता। क्या मजा आता? कि और सॉल्युबल नहीं होता ये। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब? जब किसी सॉलिड को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तब। क्लियर? तो यह था बाबू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, है ना। भाई हम लोग क्या स्टडी करेंगे बाबू? क्या स्टडी करेंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो न्यू टॉपिक लिखा जाए। आप लोगों को सॉलिड इन लिक्विड समझ में आया, ठीक है ना। तो आइए हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसेस, गैसियस नहीं लिखिएगा, गैसेस, GASES, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना। लिखा जाए मेरे साथियों, लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लिखिए when gas solute dissolve in liquid solvent, when gas solute dissolve in liquid solvent, then it is known as solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा बाबू, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ सॉलिड, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूट is similar to the nature of liquid solvent,
liquid solvent, liquid solvent, then it can dissolve, then it can dissolve, then it can dissolve. लिखिए बाबू, उसी में लिखिएगा, when temperature increases, when temperature increases, then its solubility decreases, then its solubility decrease लिखिएगा, सॉरी, then its solubility decrease, whereas pressure increases, whereas pressure increases, then its solubility increase, then its solubility increase, then its solubility increase, है ना? बस 2-3 लाइन में लिखाया है इसमें, ठीक है ना, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा समझा देना चाहूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। भाई सबसे पहले आप गैस के बारे में जानिए। गैस के पार्टिकल्स भाई काफी दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं मेरे साथियों, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। ये सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। और बताइए लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप, सबसे पहला तो कंडीशन यही है ना बाबू कि अगर दोनों का अगर नेचर सेम नहीं हुआ ना, द नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर, नॉट 100% बट 1%, 2%, 3%, कुछ तो नेचर सेम होना ही चाहिए। तो भाई अगर नेचर सेम रहेगा ना तो भाई सॉल्युबल हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर प्रेशर तो बाद में आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। तो पहले चेक कर लीजिए दोनों का प्रॉपर्टी सेम तो है ना, तो भाई नेचर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर आप इसमें टेम्परेचर दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा? टेम्परेचर। तो एक तो इसका पार्टिकल्स ऐसा ही इतना दूर दूर है कि मत कहिए, और अगर हीट कर दीजिएगा तो और बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे गैसेस सेट में काइनेटिक थ्योरी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें बात किया गया है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली एकदम होते हैं, अपने एकदम आराम से एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहते हैं बिना कोई टेंशन को। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में ना कोई अट्रैक्शन फोर्स और ना ही कोई रिपल्सन फोर्स है। ध्यान रखिए, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ गैस। तो भाई अगर आप टेम्परेचर दे दीजिएगा तो और दूर दूर चल जाएगा, नहीं टेम्परेचर देने से और दूर दूर चल जाएगा। तो भाई कैसे डिजोल्व होगा? भाई डिजोल्व होने के लिए पार्टिकल्स के बीच का गैप इतना आसपास होना चाहिए, जितना यहाँ पे है उसके आसपास लाइए इसको, समझ गए ना। तो लाने के लिए क्या करना होगा? प्रेशर देना होगा। तो प्रेशर देंगे तो इस पार्टिकल सटेगा, तो ठीक हो सकता है कि डिजोल्व हो, लेकिन डिजोल्व होने के लिए सबसे पहला कंडीशन नेचर है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाएंगे, और प्रेशर देने से क्या हो जाएगा? सट जाएगा, तो बड़े आराम से सोल्युबल हो सकता है। तो इसी सॉल्युबिलिटी के संबंध में एक साइंटिस्ट थे हेनरीज लॉ, अगर आपके पास बुक है देख लीजिएगा, हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि नहीं, गैस को हम सॉल्युबल कर सकते हैं, क्या करके? प्रेशर देके, ठीक है ना। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग हेनरीज लॉ। बाकी आप लोग स्टडी कीजिए, जहां भी समझ में ना आए तो भाई आप पीछे से वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड लक, अच्छा से